जय हिंद मित्रों, फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे विशेषण भाग 3। भाग 3 के अंदर हम व्यक्तिवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले विशेषण के जो 3 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, उनके बारे में विशेषण भाग 1 और भाग 2 में हम बात कर चुके हैं। तो पहले व्यक्तिवाचक विशेषण। पुरानी जो भी किताबें हैं उनके अंदर विशेषण के 4 ही भेद है: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक या सार्वनामिक। वर्तमान किताबों के अंदर विशेषण का 5वां भेद भी आता है, जो कि व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न आए कि विशेषण के कितने भेद हैं और उत्तर हो 5, तो हमारा उत्तर होगा 5। यदि ऑप्शन के अंदर 5 नहीं हो तो हमारा उत्तर होगा 4। व्यक्तिवाचक विशेषण वर्तमान में 5वें भेद के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुका है, लेकिन मुख्य रूप से ये गुणवाचक विशेषण का ही एक भाग माना जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण स्थान या क्षेत्र विशेष की विशेषता बतलाता है। 2 ही बातें विशेष रूप से इसमें, ई प्रत्यय या ईय प्रत्यय का प्रयोग हो, वहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। ई जैसे क्षेत्र विशेष से संबंधित राजस्थानी पगड़ी, जोधपुरी कोट, नागपुरी संतरा, बनारसी पान, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं। जैसे भोजपुरी फिल्में, मराठी संगीत, उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति, यूरोपीय लोग, पाश्चात्य सभ्यता, पौरस्त्य सभ्यता, मुंबईया फिल्में, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे व्यक्तिवाचक विशेषण में आते हैं। तो इन शब्दों से युक्त कुछ उदाहरण आप जरूर लिख लें। ये जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं इन पर विशेष ध्यान देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि इस प्रकार के शब्द हो, राजस्थानी पगड़ी, बीकानेरी भुजिया, नागपुरी संतरा, भारतीय संस्कृति, यूरोपीय लोग, पाश्चात्य सभ्यता, यदि इनके अंदर ऑप्शन में व्यक्तिवाचक विशेषण हो तो हमारा उत्तर होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। यदि ऑप्शन के अंदर व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं हो तो हमारा उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण। ये ध्यान दें। आगे का जो हमारा भेद है, चौथा भेद, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी मूल रूप से ये सर्वनामी है, लेकिन जब विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं तो विशेषण का कार्य भी करते हैं। इसी कारण इसको सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें संकेत यानी इशारा किया जाता है। इशारे से संबंधित अगर हम अंग्रेजी में देखें तो 4 शब्द आते हैं: दिस, दैट, दीज, दोज। निश्चयवाचक सर्वनाम में हम इनके बारे में अच्छे तरीके से बात कर चुके थे। यहाँ अंग्रेजी का उद्देश्य यही है कि हम हिंदी को अच्छे तरीके से समझ सके, क्योंकि सीखना अधिगम है और अधिगम के अंदर जब एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में मदद करती है, एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में मददगार होती है, उस समय हम उस अधिगम को कहते हैं सकारात्मक अधिगम। जैसे मान लीजिए हमें साइकिल चलाना आता है, तो मोटरसाइकिल चलाना सीखने में साइकिल मददगार है, तो वो सकारात्मक अधिगम है। उसी प्रकार यदि आप हिंदी व्याकरण जानते हो और अंग्रेजी व्याकरण सीखते हो तो ये आपको मदद करेगी। उसी प्रकार से यदि आपको अंग्रेजी व्याकरण आती है
अंग्रेजी व्याकरणिक अंगों का आपको अच्छा ज्ञान है तो वो आपको हिंदी सीखने में भी मदद करेंगे। दिस, दैट, दीज, दोज, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं और यही विशेषण में भी प्रयुक्त होते हैं। कैसे हम बात करते हैं, विशेष रूप से निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो भी शब्द है वो विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। अब कहाँ पर ये विशेषण है और कहाँ पर ये सर्वनाम है, इसको हम इस सारणी के माध्यम से अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे एक बात ध्यान दें, यदि सर्वनाम अकेला आता है तो वो सर्वनाम है, और यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा आ गई तो वो विशेषण हो जाएगा। इस बात पर आप ध्यान रखेंगे। यदि आप अंग्रेजी वर्जन जानते हैं, अंग्रेजी अनुवाद करना जानते हैं, तो ये बात और ध्यान रखें कि यदि अकेला सर्वनाम है तो वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। अकेले सर्वनाम का मतलब क्या है, सर्वनाम प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी सर्वनाम के साथ सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रियाएं कौन कौन सी आती है, लगभग इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज। यदि सर्वनाम के साथ ये सहायक क्रियाएं आ जाएं तो वो सर्वनाम ही होगा। लेकिन यदि सर्वनाम के साथ ये सहायक क्रिया आकर ने क्या आ जाए, सर्वनाम प्लस संज्ञा हो, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कैसे, इसके बारे में हम यहाँ देखें। यह बस्ते में रखो, किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है, यह बस्ते में रखो, यह अकेला है, इस कारण विशेषण। यह पेन बस्ते में रखो, यह के साथ क्या आ गया, पेन, पेन आते ही यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसे पहनो, किसी वस्त्र की बात हो रही है, कुर्ता, पैजामा, स्वेटर, कुछ भी, इसे पहनो, इसे सर्वनाम है। इस कमीज को पहनो, कमीज आ गया, विशेषण हो गया। वह पढ़ रहा है, किसी के लिए आया है, बालक हो सकता है, छात्र हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पर वह बालक पढ़ रहा है, वह के साथ बालक आ गया तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। उसे बचाओ, किसी व्यक्ति या जीव के बारे में बात हो रही है, उसे अकेला आ गया, सर्वनाम है। उस पक्षी को बचाओ, उसके साथ पक्षी आ गया तो विशेषण। कोई गा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सीधा पता चल रहा है, मालूम नहीं है कौन है लेकिन है कोई गा रहा है। कोई गायक गा रहा है, यहाँ पर निश्चय दे दिया, साथ में संज्ञा दे दी तो कोई विशेषण। कौन पढ़ेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन पढ़ेगा, व्यक्ति पढ़ेगा, बालक पढ़ेगा, छात्र पढ़ेगा, छात्रा पढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, कौन छात्र पढ़ेगा या कौन सा छात्र पढ़ेगा, किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत है कि कौन सा पढ़ेगा। किसने पौधा सींचा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पता नहीं है सींचने वाला कौन है। किस बच्चे ने पौधे को सींचा, किस के साथ बच्चा आ गया, विशेषण हो गया। तो ये बात ध्यान रखें, यदि सर्वनाम अकेला है तो वो सर्वनाम होगा। यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा, पेन, कमीज, बालक, पक्षी, गायक, छात्र, बच्चा, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा आ गई तो वो विशेषण हो जाएगा। ये तो हो गई सीधी बात। अब जो विद्यार्थी गंभीर है, परीक्षाओं की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेजी व्याकरण का विशेष रूप से सर्वनाम का जिनको ज्ञान है, वो इस टेबल को और समझें, कंफ्यूज नहीं हो। कैसे, यह पुस्तक मेरी है, हमें देखना है यह के साथ पुस्तक आ गया, इसका आप अंग्रेजी अनुवाद करें तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगी। कैसे, यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन। इज से पहले संज्ञा आ गई
और संज्ञा से पहले दिस आ गया, यदि दिस दैट, यहां हमने बात की थी दिस दैट दीज दोज, यदि इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब हो HV, कौन कौन सी, इज, एम, आर, वाज, वर, इस प्रकार के कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो इनके साथ में, तो वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। यदि दिस दैट दीज दोज, इनके साथ में नाउन हो, इनके साथ में नाउन या संज्ञा हो, तो वो क्या होगा, विशेषण होगा। ये बात ध्यान दें, दिस दैट दीज दोज के साथ यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो सर्वनाम हो जाएगा। दिस दैट दीज दोज के साथ यदि संज्ञा आ गई और बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यहां पर ये विशेषण है और यहां पर ऊपर वाले में ये संज्ञा या सर्वनाम होगा। अब सर्वनाम कैसे होगा, दिस बुक इज माइन, दिस के साथ बुक आ गया विशेषण, माइन अकेला है सर्वनाम। इसी को आगे देखें, वह घर उसका है, दैट हाउस इज हिज, दैट के साथ हाउस आ गया विशेषण, हिज अकेला है सर्वनाम। अब इन वाक्यों में देखें, यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक, दिस के साथ बुक आया विशेषण, दिस के साथ इज आया सर्वनाम, माइन अकेला आया सर्वनाम, माई बुक के साथ आ गया विशेषण, वह उसका घर है, दैट इज हिज हाउस, दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब सर्वनाम, दैट के साथ हाउस विशेषण, हिज अकेला सर्वनाम, हिज के साथ हाउस विशेषण, ये ध्यान रखें। उसी प्रकार से दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है, दिस सर्वनाम, दिस कैट इज वाइट, यह बिल्ली श्वेत है विशेषण, वह एक अध्यापक है, ही इज ए टीचर, ही सर्वनाम, वह अध्यापक अच्छा है, दैट टीचर इज गुड, दैट के साथ टीचर आ गया विशेषण। मूल रूप से आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि जब दिस दैट दीज दोज, इनके साथ यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये सर्वनाम होते हैं, इनके साथ यदि नाउन वर्ड आता है तो ये विशेषण हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे क्रिया के बारे में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।